बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज हम बात करेंगे कि जर्मनी का जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है जिसको कहते हैं चैंसन कार्टे। अच्छा, चैंसन ये चांसेस के मुतबादिल वर्ड है ना, चांसेस। अब किस चीज़ का चांसेस? कार्टे, कार्टे कहते हैं कार्ड को। ठीक है, यानी ऐसा कार्ड जो आपको चांस दे। किस चीज़ का चांस देगा? वो देगा आपको जॉब का। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, चैंसन कार्टे। ठीक है, तो पहले आपको 2-3 मिनट में मैं बड़ी ही अहम चीज़ें बता दूंगा, जिसके बाद आपको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको पहले ये अगर पता लग जाए कि मैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो फिर आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे उन 2-3 मिनट से आपको ये लगता है कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो फिर आप बाकी वीडियो देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसके पास होगा तो उसको फ़ायदे क्या मिलेंगे। उसके ये 7 फ़ायदे मैंने लिखे हैं। सबसे पहले ये कि उसको जो है ना फिर वहाँ जर्मनी में जाके कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। वो ये वीज़ा ले ले और वो जाके जॉब कर सकता है। उसके बाद जो है वो जर्मनी में 1 साल तक रह सकता है, 12 महीने के लिए। उसके बाद पार्ट टाइम काम कर सकता है, 20 घंटे पर वीक जो है वो ये काम कर सकता है। ट्रायल जॉब्स उस पर उसको अलाउ होती हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस उसको मिल जाती है मार्केट में। और फिर उसके लिए फ्यूचर जो में ब्लू कार्ड और वर्क परमिट, ठीक है, और फिर लॉन्ग टर्म स्टे जो है वो यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी, इसके मौके जो हैं वो इसकी वजह से खुल जाते हैं। अच्छा देखें, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है ना, ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें अगर आप 6 पॉइंट्स या इससे ज़्यादा आपके बनते हैं तो आपने ये अप्लाई करना है। जो मैंने कहा था ना कि पहले आप देख लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसमें सबसे पहले अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है या वोकेशनल डिग्री है, तो उसके वो 4 पॉइंट आपको दे रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको यहाँ से मिले, और वो फिर डिग्री आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे वेरीफाई होगी कि वो क्या जर्मनी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जर्मनी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो फिर दूसरे प्रोसेस की तरफ हमें जाना पड़ेगा, उसको जैब कहते हैं। वो भी मैं आपको आगे ऑनलाइन दिखाता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर पिछले 5 सालों में या 7 सालों में आपके पास 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 2 पॉइंट दे रहा है। देखें, ये 4 पॉइंट यहाँ से ले लें और 2 या 3 पॉइंट यहाँ से ले लें, और इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो, सैलरी स्लिप्स हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें हों। अब 6 पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि लैंग्वेज स्किल जो है वो इसके भी वो आपको पॉइंट दे रहा है। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, उसमें A1 A2 B1 B2, ये सारी जो है ना स्टैंडर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और जर्मन लैंग्वेज के, तो ये आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से ले लें। फिर आपको एज के भी पॉइंट दे रहा है। अगर आप अंडर 35 हैं तो 2 पॉइंट दे रहा है, 35 से 40 साल के तो 1 पॉइंट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन टू जर्मनी है। ठीक है, अगर आपके पास ये लीगल स्टे इन जर्मनी है, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में अगर आपके पास हिस्ट्री है, तो फिर आपको 1 पॉइंट इसका भी दे रहा है। और फिर अगर आपके घर वाले स्पाउस जो है उनके पास भी जो है ना डिग्री है और वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, तब भी आपको 1 पॉइंट दे रहा है। तो आपने सबसे पहले ये गौर करना है, देखें कि आपके पास क्या 6 पॉइंट बन रहे हैं कि नहीं हैं। तो जब आप समझते हैं कि 6 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको जो बताया था ना इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज, तो ये जर्मन लैंग्वेज के जो लेवल्स हैं ना, इनको पहले समझें। ये A1 A2 B1 B2। अब ये मतलब कैसे होते हैं, इसके लिए जो ना आपको ना बाकायदा जो है ना सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का कोर्स है, और ये देखिए ये हाई लेवल का कोर्स है जर्मन का। अगर आपके पास ये हो तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब हमारे पास जो है वो एक्चुअल में, तो हमारे पास तो पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं जिसमें आइल्स के हैं। ठीक है, उनको आपने देख लेना है कि क्या वो वाला जो कोर्स है वो इंग्लिश का B1 B2 या C1 C2 कैटेगरी में लाई करता है। तब आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो है ना वो पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो जर्मन का A1 या इंग्लिश का B2। ठीक है, ये इंग्लिश का B2 है और जर्मन का A1 वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी का बेसिक मांग रहे हैं और इंग्लिश का जो है वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का मांग रहे हैं। अब इसके बाद आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि अब इसका प्रोसेस क्या है। अब हम आगे हैं कि ये जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड कार्ड का जो फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, इससे आप समझ लें कि ये प्रोसेस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद आपको फिर मेरे आगे वीडियो देखने या ना देखने का पता चल जाएगा। सबसे पहले देखें, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने हैं और उसमें चेक करना है कि क्या आपके पास 6 पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें अपने एक्सपीरियंस, एज, लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वेरीफाई कर लें। वो आपको मैं अभी वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप अपने ऑनलाइन आपने फिल आउट एप्लीकेशन करनी है। ये भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये एप्लीकेशन कैसे फिल होती है। फिर आपने जर्मनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है, ये अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। फिर आपने वेट फॉर द प्रोसेसिंग करना है, और उसके बाद जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, एम्बेसी में जाके आप इंटरव्यू दे देंगे, तो फिर आपका वीज़ा आ जाएगा। फिर आप जर्मनी ट्रैवल कर जाएंगे और फिर आप वहाँ जाकर अपनी जॉब ढूंढने में आप अपना स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ये जॉब स्टार्ट का जो प्रोसेस है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था कि सबसे पहले आपने अपनी डिग्री और इदारा चेक करना है, वो एनाबीन
जो ये वेबसाइट है जर्मनी की, क्योंकि वो ये जो जर्मनी है ना वो ये चाह रहा है कि आपने जो डिग्री की है और जिस इदारे से की है क्या हम भी उसको रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे देखें साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी डिग्रीज। यहाँ से अपनी डिग्री और उस इदारे को आप वेरीफाई करें। अगर इसमें आपकी या डिग्री या इदारा एक चीज़ अगर नहीं है तो फिर आप ZEB प्रोसेस की तरफ चले जाएं, वो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, अब आपने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान कर दें, इंडिया कर दें, जहाँ से भी आप हैं। प्लेसेस ऑल प्लेसेस कर दें, इंस्टीट्यूशन टाइप ऑल इंस्टीट्यूशन कर दें, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान की। फॉर एग्जांपल आप यूईटी टेक्सला है, लाहौर है, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है लम्स की है या जो भी देख लें आप, ठीक है। इसी तरह बहरिया की यूनिवर्सिटी, मैंने कॉमसेट लिख के जो है ना ये सर्च किया है, तो ये देखें अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन उसका आ गया है, और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है H+। H+ मीन्स इसकी डिग्री और ये इदारा फुली रिकग्नाइज है जर्मनी में। H+ का मतलब ये है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है H-, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इदारा है ये रिकग्नाइज नहीं है, यानी कि जर्मनी इसको रिकग्नाइज नहीं करी। इसकी डिग्री को बैचलर डिग्री अगर ये दे रही है तो वो काउंट नहीं करी, किसी और स्टैंडर्ड में ले जाएगी, लोअर स्टैंडर्ड में ले जाएगी इसकी डिग्री को, ठीक है। और अगर कहीं पर प्लस माइनस इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्लिक डाल के लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि ये पार्शली रिकग्नाइज है। तो ये तीन इनके स्टैंडर्ड हैं इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइज करने में भी। फुली रिकग्नाइज, ये नॉट रिकग्नाइज है, और प्लस माइनस के साथ आ जाएगा तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं, तो फिर आ जाएगा पार्शली रिकग्नाइज, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो, यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो खैर आप सर्च करके देख लें। अभी मैं यहाँ पे आपको डिग्री भी सर्च करके दिखाता हूँ। ये अब हम क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी डिग्रीज, ठीक है। अब आपके पास जो है ना देखें, तो ये जैसे ही जर्मन लैंग्वेज में आए तो आपने इसको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी डिग्रीज कर दिया है, ठीक है। तो आप इसकी सेटिंग में जाके इसकी लैंग्वेज भी बहुत मसला करती है, तो आपने इसको इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है। अब ये भी फिर पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कंट्रीज, डिग्री की टाइप, फील्ड ऑफ स्टडी और सर्च करें, ठीक है। तो हम कंट्री में जाके सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो डिग्री की जो है ना टाइप आपसे पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। डिग्री जो है ना वो मैं सारी कह देता हूँ, फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो भी सारी कह देता हूँ। यहाँ पे देखें बहुत सारी फील्ड ऑफ स्टडी हैं, ठीक है। आप अपनी जो है फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपनी सर्च कर लें। मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ कि मैं मैकेनिकल को सर्च करता हूँ, ठीक है। ये मैकेनिकल को मैंने लिख लिया। अब ये मुझे बता देगा कि पाकिस्तान में मैकेनिकल की जो डिग्री है वो किस किस इदारे की रिकग्नाइज है, ठीक है, जिसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखें अब आ गए, ये देखें बैचलर की 4 साल की डिग्री जो है वो बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये आगे देखें ये लिखा हुआ है क्लास A4 A2 भी, इन्होंने डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं। जब ये यहाँ पर A4 लिखा होगा ना तो इसका मतलब ये है कि ये इस डिग्री को वाकई बैचलर 4 ईयर्स की डिग्री मान रहे हैं। जब A2 लिखा होगा तो ये 2 ईयर्स की डिग्री है, वैसे 2 ईयर्स की डिग्री है। तो अगर ये 4 ईयर्स की डिग्री को भी A2 लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसको इक्वल टू 2 ईयर्स की डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। यहाँ पे A2 का मतलब ये होता है। तो ये आपने इस तरह अपनी डिग्री जो है ना वो सर्च कर लेनी है, अपना इदारा भी सर्च कर लेना है। और फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री, आपकी जो है ना वो डिग्री यहाँ पर मौजूद है लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। जैसे मैंने चेक करके देखा तो कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसके लिए अब आपको करवाना पड़ेगा जैब का प्रोसेस। ये पैसे कमाने के धंधे इन्होंने रखे हुए हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड पर आओगे तो हम आपको ये वीज़ा देंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में पहले बेचारा 4 साल मर मर के डिग्री ले रहा है, अब वो डिग्री जर्मनी के स्टैंडर्ड पर है कि नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपने स्टैंडर्ड इतने अच्छे रखे कि दुनिया का हर इदारा हमें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अब फिर उसके स्टैंडर्ड पर जाने के लिए आपको जैब का प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूं। एक बंदे ने मास्टर भी किया हुआ है, बैचलर भी किया हुआ है। अगर उसकी बैचलर डिग्री और वो इदारा यहाँ पर है, मास्टर का नहीं है, मास्टर की डिग्री भी नहीं है, तो फिर वो अपनी लोअर डिग्री की बेस पर अप्लाई करे, ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो कि वो जैब के चक्करों में पड़ जाए, वो अपनी जो लोअर डिग्री है बैचलर की है उस पर अप्लाई कर दे, कोई इशू नहीं, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो जैब है, अब इससे बड़ा मुश्किल सा नाम बनता है, वो आप देख लीजिएगा। ये जो जैब है, अगर आपकी डिग्री या आपका जो डिग्री करने वाला, डिग्री जहाँ से आपने की है वो इदारा, वो जो है वो इस वेबसाइट में, अनाबीन की जो वेबसाइट है इसमें आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और आपका जो इदारा है वो इससे जो है वो जैब से वेरीफाई कराना है। और ये आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू करेगा, ये एक डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, तो ये वो जो इदारा है उसको चेक करेगा कि क्या वो वाकई ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल HEC से रिकग्नाइज है, वो इदारा रिलायबल है। दूसरा, फिर ये आपकी डिग्री को देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो जो डिग्री है वो जर्मनी की जो मतलब तालीमी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो कहाँ लाई करती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैंने बैचलर ऑफ फलां फलां डिग्री की हुई है, तो जब ये इदारा कहता है कि वो डिग्री तो हमारे
मुताबिक तो सिर्फ जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करिए। तो ये आपको आपकी डिग्री की कंपैरेटिबिलिटी चेक करके देता है जर्मन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक है। इसके लिए ये 208 डॉलर की फीस लेता है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपना लॉगिन बना के अपलोड करेंगे, फीस पे करेंगे, 2 से 3 महीने का ये टाइम लेता है। और अगर आपने यहाँ से पहले से ही डॉक्यूमेंट लिया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट रिन्यूअल की भी तकरीबन 108 यूरो के करीब फीस है इसकी। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि देखें ये किस तरह का सर्टिफिकेट जारी करता है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी इदारे के बारे में। ये देखिए ये एक सर्टिफिकेट है जो मैंने नेट से उठाया है। तो इस सर्टिफिकेट में जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ बंदे की बैचलर की डिग्री है और ये जो है अकॉर्डिंग टू जर्मन जो है स्टैंडर्ड उसके मुताबिक पूरी है या नहीं है। ये सारी जो है वो तहरीर अगर आपको ये लिख देता है, आपकी डिग्री वेरीफाई कर देता है, तब भी वो जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे पॉइंट्स, उसमें आपके 4 पॉइंट्स जो डिग्री के पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। या फिर ये जो आपके एजुकेशन और आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएगा उसके हिसाब से फिर आपको जो है ना पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे भाई जो है ना वो माशाल्लाह से चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे मैसेज करके पूछते हैं, अब यूँ समझने कि आज दिन कौन सा है प्लीज़ बता दें। वही खुदा के बने छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद भी करना सीखें ना। अच्छा अब देखें इसकी आप समझ लें कि ये करता क्या है। अगर किसी बंदे ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से जो है ना BS किया है, तो जैब ये चेक करेगा कि क्या जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है वो HEC से रिकग्नाइज है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये चेक करेगा कि क्या BS प्रोग्राम जो इसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है वो जर्मनी के बैचलर प्रोग्राम के बराबर है या नहीं है। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आ जाएं यस, तो जैब जो है वो आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट अब आपको मिलेगा, तो इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप जॉब सीकर जो वीज़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई की जाती है। यहाँ पर आप टॉप पे देखें पासपोर्ट और ये वीज़ा लिखा हुआ है, तो आपने इस वीज़ा सेक्शन को जो है ना नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा जो कि मैंने आपको समराइज़ करके और बड़ी मेहनत करके पहले ही दे दी है, ठीक है। ये देखें ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो बंदा वेबसाइट पढ़ सकता हो उसे किसी भी बंदे की कोई हाजत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को ये वेबसाइट नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। यहाँ पर ये देखें पूरा इसका ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। अब आप इस पर नीचे जाएं तो एक्चुअल में हम इसको पढ़ने की बजाय अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से हैं। अगर आप इंडिया से है, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं, तो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान करता हूँ। फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास जो जर्मन का जो मिशन है, एम्बेसी है, वो इस्लामाबाद में है। अफगान एप्लीकेंट्स के लिए भी इस्लामाबाद में है और कराची में। टोटल जो है ना वो 2 ऑप्शन ही हैं, तो हम यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो पहले तो भाई साहब ने बता दिया है कि आप 1 साल तो पहले इंतज़ार करें, ठीक है। एस्टिमेटेड जो वेटिंग टाइम है वो 1 साल है। तो आपने 2028 में जाना है, तो भाई 2 साल पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो अच्छा भला लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो क्या मैं अब इसके बारे में कमेंट करूं। बहरहाल आपने यहाँ से इसको रजिस्टर कर देना है। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कंसेंट फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा, इसको एग्री करें और यहाँ से कन्फर्म कर दें। तो अब आपने पहले सबसे पहले इस पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे उसके लिए आपको 2 ईमेल चाहिए होंगी, ठीक है। 2 ईमेल्स की मदद से या फिर अथेंटिकेटर कोड की मदद से जो ना ये आपका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज ये अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फैमिली नेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है, गिवन नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली नेम मेरा लुकमान है और फर्स्ट नेम मोहम्मद है, तो मोहम्मद लुकमान हो जाएगा। इस बॉक्स को आपने टिक नहीं करना, यानी अगर आप किसी के बिहाफ पे या कंपनी के बिहाफ पे करें तो इसको छोड़ दें। या फिर उसका डाटा मांगेगा, ईमेल एड्रेस लिखना है, दोबारा लिखना है और आपने पासवर्ड जस्ट सेट करना है, इसको बॉक्स को टिक करना है और आपने रजिस्टर करना है। तो उसके बाद ये आपकी एक और ईमेल मांगेगा, उस पर कोड आएगा, वो कोड देंगे तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मेरा कोड पहले से बना हुआ है, तो मैं नीचे जाके गो टू साइन इन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये मुझसे जो ना मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है, वो मैं जल्दी से लिखता हूँ। ये देखिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख लिया और उसके बाद मैं इसको साइन इन करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो फिर ये कह रहा है कि आपके पास कन्फर्मेशन कोड आया, वो आप लिखें, ठीक है। तो आपने ये कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि इसकी जो मेन विंडो है ना वो ओपन हो जाएगी। में जाते हैं, अपना स्कोर को चेक करते हैं कि हमारे स्कोर जो है वो 6 आते हैं कि नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे काउंट पॉइंट्स पर क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके पास जो है वो बैचलर यूनिवर्सिटी की डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो और ऑप्शन हो जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा के सेलेक्ट करेंगे तो नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसका स्टेटस क्या है, कि मेरी जो डिग्री है वो जर्मनी रिकग्नाइज है या नहीं है। तो मैंने आपको पीछे बता दिया था, एनाबिन प्लस जैप के प्रोसेस को देखकर आपने ये 4 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं कह देता हूँ कि मेरी वो डिग्री और यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज है जर्मनी में। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आप जो है ना अर्न कर सकते हैं, कैन यू अर्न ए लिविंग इन जर्मनी। तो
अच्छा ये जो ना इससे मुराद ये है कि या तो आप वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं, या पे जो ना आपके पास कोई स्पॉन्सर हो जर्मनी से जो आपके लिए जो है ना ये स्पॉन्सर कर दे, ठीक है। तो हम ब्लॉक अकाउंट्स यहाँ पे ये मुराद है कि आपने कम से कम 13,000 यूरो का जर्मनी में 1 साल के लिए ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। वो आपके पैसे हैं, 40 से 45 लाख रुपए बनते हैं। ये आप कैसे खुलवा सकते हैं ये देखें मैं आपको दिखाते जाएं, या फिर आप ये जो है ना कोरैकल, ठीक है, कोरैकल के जरिए आप चेक कर लें, ये फिनटीबिया के जरिए चेक कर लें, या फिर जो है ये एक्सपेट्रियो। इन 3 वेबसाइट्स के जरिए नॉर्मली जो लोग हैं ना पाकिस्तान में जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। ये पैसे आपके ही होंगे और हर महीने आप 1,000-1,200 यूरो वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ही पैसे हैं, ये आपको सारे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ब्लॉक अकाउंट हो गया। अगर ये नहीं है आपके पास पैसे, तो फिर आप वहाँ पे स्पॉन्सर ढूंढें जो आपको ये स्पॉन्सर करे। वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स देगा जर्मनी गवर्नमेंट को कि मैं ये इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और अपना उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना स्ट्रांग हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। पता लगे वहाँ पे वो 1,000 यूरो खुद कमाता है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, तो वो जारी बात है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपने फिर जो है येस ही करना है कि इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। डिग्री हो, वोकेशनल डिग्री हो, रिकॉग्नाइज हो जर्मनी में, और उसके बाद फिर आपका ये ब्लॉक अकाउंट हो। तो इसके बहुत सारे लांझे हैं। उसके बाद जो है ना वो पार्टनर के बारे में पूछ रहा है कि जो आपकी जो मतलब मैंने आपको बताया था ना स्पाउस के बारे में भी, ठीक है। तो इसको भी ना फिलहाल आप जो है इसके जो एक आधा पॉइंट वो देता है, तो फिलहाल हमारे स्पाउस के वाले से हम इसको नो कर देते हैं। अब देखें आखिर में आ गया है कि क्वालिफिकेशन एज अ स्किल वर्कर मैं कर सकता हूँ, इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पॉइंट्स जो है ना वो पूरे हैं। नीचे लिख दिया हुआ है कि नीचे इसने लिख दिया कि फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब थोड़ा सा इसी के अंदर टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये आपके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास वोकेशनल जो है वो ट्रेनिंग है, ठीक है, ये कर देता हूँ। और उसके बाद मैं ये देखें यहाँ पे कह देता हूँ कि ये जो ना वो ये वाली ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि वो मैंने जैप के जरिए जो है ना उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करा ली है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो ये भी है, स्पॉन्सर भी है। और उसके बाद पार्टनर वाला ऑप्शन जो है वो मैं इसको यहाँ से नो कर देता हूँ। तो अब देखें, अब जब वोकेशनल का मैं गया हूं, तो वोकेशनल के अंदर जाके लैंग्वेज की स्किल आ गई है, पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन रिसीव अप टू 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, यहाँ कहता है कि आपके पास जर्मन का लेवल A1 है, आई हैव जर्मन लेवल A2 है, आई हैव जर्मन लेवल B1 है। अब जो आपके पास है, तो ये जर्मन जर्मन के कोई भी लैंग्वेज हमारे पास नहीं है। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है, तो अब फिर कह रहा है कि इंग्लिश का बताओ। तो इंग्लिश का जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैं लोएस्ट जो लेवल है वो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना देखें, ये मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, वेरी सॉरी। तो फिर कम से कम कोई आपके पास इंग्लिश का ये B2 कर देता हूँ। तो फिर एज पे ले आया, वो जो मैंने आपको कहा था कि अगर एज जो है वो 35 के अंडर है, तो फिर भी ये पॉइंट्स आपके बता देगा, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ रही है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें सबसे आसान जो है वो यही है कि आपकी बैचलर डिग्री हो, ठीक है, और वो जो है वो एनएबन के अंदर रिकग्नाइज हो रही हो। तो फिर आपको ना जो है ना ये एज वाला झंझट है, और ना ही आपके पास जो है ना ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल का पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आ गया, बस उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, तो अब ये हमारे पास जो है ना पहला जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट भी आ रहा है। तो रिजल्ट देखने का तो हमें बड़ा शौक होता है कि कोई रिजल्ट हमें दिखाए सही कि हमने टॉप किया है। तो ये पता नहीं दिखा नहीं रहा, वही दिखा रहा है जो मैंने आपको दिखा दिया। बहरहाल बैक करते हैं। अब आ गया है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है योर एप्लीकेशन। ये अब हमने एप्लीकेशन को फिल करना है, और इसके भी जो है ना इसने 0/7 बारी है इसको फिल आउट करने की। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल आउट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये एक लंबा चौड़ा जो उसका परफॉर्मा है वो आपने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डाटा है, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स है, ट्रैवल डाटा है, रेफरेंस है, और मीन्स ऑफ स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये 1/1 मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ। तो डिटेल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में इनकम्प्लीट है, आपने यहाँ पे जो है ना गो टू द फॉर्म सेक्शन, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये जो है ना अब हमारी डिटेल मांगने लग गया है, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले पूछ रहा है कि डू यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर योर सेल्फ और द अदर पर्सन। तो मैं कहूँगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा। आई एम द अकाउंट होल्डर एंड सबमिट दिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो ये सेव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रीन टिक आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं बैक टू ओवरव्यू पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 1 लिखा हुआ आ गया, 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई है। उसके बाद इसको आप दोबारा भी अगर गलती से क्लिक करेंगे ना, तो फिर ये फॉर्म सेक्शन जो है ना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पर्सनल डिटेल, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये पर्सनल डिटेल भी जो है ना ये देखें लिखा हुआ इनकम्प्लीट, जो होता जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें पर्सनल डाटा आ गया। यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। आप जल्दी से जो है ना मैं लिख देता हूँ इलियास। उसके बाद जो है ना फर्स्ट नेम लिख देते हैं, यहाँ पे मोहम्मद हो गया। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है अपनी। तो ये आपने जो डाटा है ना वो कोशिश करनी है कि पासपोर्ट के मुताबिक हो, ठीक है। अगर ये पासपोर्ट के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर ये बाद में चीज़ें जो है ना एडिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो हम कर देते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम अपना जो भी आप जिस कंट्री से हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। अच्छा ये ऐसे नहीं ले रहा, तो इसको जल्दी से आपने जाके
पाकिस्तान यहाँ पे ढूंढना है, ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस जो है वो, चूँकि अभी हम सिंगल हैं और मर मर के जर्मनी जा रहे हैं और वहाँ जाके इसके बारे में गौर करेंगे। उसके बाद जो है करंट नेशनैलिटी जो है वो भी हमारी पाकिस्तान है, और ये फिर मुसीबत है कि आपने ड्रॉप डाउन से जाके इसको सेलेक्ट करना है। LMNOP किधर चला गया, PPP फॉर पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क जो है वो मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो वो आप ऐड करें, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने, मेरा ख्याल है यहाँ से हमने ऐड करना होगा, तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐड हो गई है, ठीक है। बल्कि इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। ये तो एक और नेशनैलिटी हमें दे रहा है। डू यू हैव चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने पीछे जो है ना यहाँ पे सारे बच्चों का डाटा डालना है, और उसके बाद जो है ये पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो उनका भी डाटा डालना है। फिलहाल मैं बच्चों के वाले से तो उसको नो कर देता हूँ, और यहाँ पे पेरेंट्स आ गया, ठीक है। फैमिली नेम ऑफ द फादर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम ऑफ द फादर जो है वो मोहम्मद ख़ान कर देते हैं। नेशनैलिटी ऑफ द फादर जो है वो जो है ना फिर से पाकिस्तान करनी है। तो ये वीडियो जो है आप इसको 2x करके, 3x करके, जितनी स्पीड में चला सकते हैं वो चला दें, क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन ये काम ही बड़ा लंबा है, और ये वीडियो बनाने के लिए आप यकीन करें मुझे जो है ना पूरा एक हफ़्ता लग गया, इसको इतनी इसमें चीज़ें सर्च करनी पड़ गई हैं। फादर्स डेट ऑफ बर्थ जो है वो जब ना पता हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पासपोर्ट से देख लेनी है। फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसका इसने पता नहीं क्या करना है, वो भी पूछने लग गया। फादर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, ये बता दी। उसके बाद अब मदर पे आ गया, ठीक है। मदर में डमी डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है। नेशनैलिटी जो है ना दोबारा से यहाँ पे जो है ना मैं फ़िलहाल कोई भी डमी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मदर्स डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उधर उसके बाद ये मदर्स की प्लेस ऑफ बर्थ मैंने लिख दी। मदर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सेव कर देना, ठीक है। जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे फिर दोबारा देखिएगा राइट साइड पे ग्रीन टिक आएंगे, ये देखें ये कह रहा है डिटेल्स जो है वो सेव हो गई है। उसके बाद आ गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑक्यूपेशन दी हुई हैं, तो आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको अपनी ऑक्यूपेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, आप इंजीनियर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, यहाँ पे देखें पॉलिटिशियन है, बहुत सारी ऑक्यूपेशन आ रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑक्यूपेशन यहाँ ना मिल रही हो, जैसे अमूमन हमारे भाइयों को मिलती कोई नहीं है क्योंकि ऐसी उनके पास एजुकेशन होती है, तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन जो है ना वो होना चाहिए था, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने अदर भी निकाल दिया है, ये लिखा हुआ है नो ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो डिग्री होल्डर या उसके लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ से कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर सिविल सर्वेंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल जो है ना, अब इसकी आप फर्दर को इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। अगर करंट ऑक्यूपेशन डिफरेंट है वो दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसकी ऑक्यूपेशन की कोई डिटेल दे देनी है कि ये सिविल सर्वेंट मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दें और उसके बाद सेव कर दें। तो यहाँ पे करंट नेशनलिटी फिर पूछने लग गया है, ये भी देनी है जी, ठीक है। नेशनैलिटी अभी तो उसको बताई है। उसके बाद यहाँ से फिर जाके पाकिस्तान ढूंढूं तो ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। और उसके बाद सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये पेरेंट्स का डाटा आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये सेव इसको करते हैं। अब बैक टू ओवरव्यू पर जाएं, तो ये देखें यहाँ पर आ गया 2 of 7, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें ये टिक लगे हुए हैं, तो ये 2 हो गए हैं। अभी बहुत सारी मुसीबत बाकी है। अभी कॉन्टैक्ट डाटा में चले जाएं, अब इसमें चले जाएं, गो टू द फॉर्म सेक्शन में चले जाएं, ठीक है। अब ये आपने अपना कॉन्टैक्ट देना है यहाँ पे, जिस पे ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। अपनी स्ट्रीट नंबर लिखें, हाउस नंबर लिखें, और आपका जो एड्रेस है वो पूरा लिखना है, ठीक है। लाहौर में कहाँ रहते हैं आपने पूरी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और आपका जो है वो पोस्टल कोड है नहीं पता तो चैट जीपीटी से पूछ लें, टाउन या सिटी कौन सा है आपका, ठीक है। तो जो आपके आईडी पर लिखा हो वही आपने सारा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनैलिटी, इसने तो कसम ले ली है कि ये पूछ पूछ के हमसे जो है ना कि हम कहीं गलती से कोई और मुल्क ना लिख दें, तो फिर दोबारा से जो है ना पाकिस्तान आपने सर्च करना है और ये ड्रॉप डाउन में जाके लिखना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अगर आपको इस वीज़ा के अलावा कोई और वीज़ा समझना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने खुद ही करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी ईमेल लिख देता हूँ, ग्लोबल वीज़ा मेंटोर, यहाँ पे 2727@gmail.com, ठीक है। ये हो गई।
उसके बाद इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनलिटी, यानी आप पाकिस्तानी हैं, इस वक्त आप यूएई में हैं, कहीं पर हैं, बेल्जियम में हैं, यूरोप में कहीं रह रहे हैं, तो वो जिस तरह रेजिडेंस परमिट लिया होता है ना, या आपके पास एमरेट्स आईडी है, इकामा है, एक्स वाई जी है, तो फिर आपने इसको येस करके उसकी डिटेल डाल देनी। तो हम चूँकि हैं ही पाकिस्तान में, बस हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये फिर आ गया कि आपका डाटा सेव हो गया है। जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे बैक टू ओवरव्यू पर जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखें 3/7 हो गया, यहाँ पर भी क्लिक हो गया, यहाँ पर भी क्लिक हो गया। उसके बाद आ गया आइडेंटिफिकेशन पेपर। आइडेंटिफिकेशन पेपर क्या है? यही आपसे पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा। ठीक है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ऑर्डनरी पासपोर्ट कर दें, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट का नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसकी इशू डेट जो है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, इशू डेट जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट मंथ की कर देता हूँ। डेट ऑफ इशू, इशूइंग स्टेट जो है वो फिर यहाँ से हमने क्या करनी है, पाकिस्तान ढूंढनी है। और उसके बाद वैलिड अनटिल, ठीक है, ये पासपोर्ट आपका कब तक वैलिड है? ये कम से कम अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कम से कम वैलिड हो ना, क्योंकि 1 साल तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से वैलिड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इशूड बाय जो है वो किसने इशू किया है? ठीक है, तो ये इशूइंग अथॉरिटी आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है। इशूड इन जो है कहाँ पे इशू हुआ है, तो पाकिस्तान में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सेव करना है, और उसके बाद आपने, तो पाकिस्तान में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सेव करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा जो है वो बैक टू ओवरव्यू पर जाना है। उसके बाद देखिए ये 4/7 हो गया। 4/7 के बाद आपने जो है ट्रैवल डाटा इसमें डालना है। ठीक है, ट्रैवल डाटा में जाके गो टू द फॉर्म सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो ट्रैवल डाटा में ये आ रहा है कि पर्पज़ ऑफ द स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आपका क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये इसमें देखते हैं, और तो एम्प्लॉयमेंट ही है ना, तो एम्प्लॉयमेंट हम इसको क्लिक कर देंगे। इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर यहाँ पर एप्लीकेबल हो तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो ख्वाहिश रखते हैं वो भी लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि मुझे आईटी में जॉब चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टे इन जर्मनी, तो कब से आपका जो है ना वो स्टे, देखिए अभी वो कह रहा है साल बाद आपको ये एलिजिबल होंगे, तो मैं फिर फॉर एग्जांपल 2027 की कोई डेट यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, बाद लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा ये 1 ईयर का जो वीज़ा होगा ये कब से स्टार्ट होगा, जब मैं जर्मनी में एंटर हूँगा या ये जब मुझे ग्रांट हो जाएगा? तो ये याद रखिए, जब आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है इसकी डेट स्टार्ट हो जाती है। आप 6 महीने बाद ट्रैवल करेंगे तो फिर ये जो वीज़ा है ये 6 महीने ही आप उसमें रह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जब आप जर्मनी में एंटर होंगे उसके बाद 1 साल रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स इन द फेडरल जर्मनी। ठीक है, तो ये मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है वो 12 माह से ज़्यादा रहूं। ठीक है, तो अगर आपकी इंटेंशन हो तो फिर आप इसको देख लेंगे, येस नो करके देख लें। तो आप, वो पूछ रहा है कि अच्छा अगर आप कब तक फिर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ कि मैं यहाँ तक, इस 2028 तक, इस डेट से इस डेट तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दें। अगर ये गलत होगा तो आपको बता देगा कि आपने ये ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया, अदरवाइज जो है ना ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, ये डेट्स आपने ध्यान से सेलेक्ट करनी है। 1 साल बाद तो ये आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, फिर वीज़ा कब मिलेगा ये सारा आपने सोच समझ के यहाँ पे डेटें डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये 5 हो गई। ठीक है, और बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया रेफरेंस। अब ये रेफरेंस वही है कि आप जो है ना ब्लॉक अकाउंट खुलवाएंगे या आपका जर्मनी में कोई रेफरेंस है कि नहीं है। टाइप ऑफ रेफरेंस, मेरा तो कोई रेफरेंस नहीं है, मेरे पास जो है वो देखें एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, या जो है एक्रीडेटेड, ये क्या है, डिप्लोमेट है। तो फिलहाल हम यही, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ रेफरेंस जो है वो आपके पास क्या है जर्मनी के अंदर के लिए। तो क्या आपके कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वो हैं? अगर वो हैं तो आपने रेफरेंस पर्सन क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, फैमिली नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम दें, फिर वो जेंडर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दें, प्लेस ऑफ बर्थ दें, उसकी नेशनलिटी दें, उसका जर्मनी में घर का नंबर दें, पोस्टल कोड दें, टाउन बताएं, टाउन या सिटी बताएं, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद जो है अल्टरनेट स्पेलिंग उसके नाम के बताएं, ओल्डर नेम बताएं, ये लंबी चौड़ी आपने डिटेल देनी है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पर्सन नहीं है, समझाने के लिए था। हमारे पास नॉर्मली ये जो होटल बुकिंग होती है तो आपने ये सेकंड जो ऑप्शन है ना इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने उस होटल का जो है ना वो नाम लिखना है। ठीक है, होटल का नाम आ जाएगा। अब उस होटल के नाम के अंदर जो है उसके बाद जो है वो ये देखें उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्लेस ऑफ बिजनेस या किस सिटी में वो है। ठीक है, तो वो जर्मनी की जो है ना आपने वो सिटी लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ऑफ, ये जो ना दोबारा यहाँ से पूछ रहा है कि वो, अच्छा अब ये दोबारा से आपने यहाँ पे जाके आप जर्मनी सेलेक्ट करना है, ABCDEFG, ये जर्मनी आ गई। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स, एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो यार इसको टूरिज्म कर दें आप। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द
रजिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है, ठीक है, अदर कर दें आप इसको, ठीक है। ये फजूल से क्वेश्चन है, ये सारे हैं उसी के लिए। अब ये असल में आपसे ये सारा डिटेल ले रहा है कि वो जो होटल है ना उसका रजिस्टर नंबर भी दें, ठीक है, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपने booking.com से देखनी, ना समझ आ रही हैं तो फिर चैट जीपीटी से पूछ के ये सारी, फिर वो जो होटल का जो है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नाम आपने यहाँ पे सारा देना, ठीक है। तो ये आप सारा खुद फिल कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल इसको डमी फिल करके इसको सेव करता हूँ। ये मैंने डमी डाटा डाल के फिल कर दिया, इसको बैक टू ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हमने वहाँ पे होटल की डिटेल भी डाल दी। अब लास्ट जो है वो ये है कि मीन्स ऑफ स्पोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट बड़ी तंग करती है, ये लॉग आउट हो जाती है, लॉग इन नहीं होती, कभी कहेगी आपका ईमेल एड्रेस ख़राब है, तो ये आपने बार बार ट्राई करना है, तो आपको कुछ दिन इसके ऊपर खपना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस पर हम जाते हैं मीन्स ऑफ स्पोर्ट, यानी कि वही आपके पास फाइनेंशियल अमाउंट क्या है, ठीक है। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ स्पोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जर्मनी में आपके पास स्पोर्ट का क्या जरिया है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर तो आपके पास ब्लॉक अकाउंट है तो आपने यहाँ पे लिख देना है ब्लॉक अकाउंट, ठीक है, ठीक है, और इसको आपने नो ही सिलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है जर्मनी तो फिर आपने इसको यस पे रेफरेंस करना है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो जर्मनी में कोई रेफरेंस है तो फिर आपने इसको यस बाय रेफरेंस करना है। और अगर आपके पास वो रेफरेंस भी नहीं है तो फिर कोई तीसरा मेथड है तो फिर आपने वो सिलेक्ट करना है। नॉर्मली ये दो मेथड ही लाई कर रहे होते हैं, तो हम इसको ब्लॉक अकाउंट को क्लिक करेंगे और इसको नो कर देंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ठीक है, आप जर्मनी में कहाँ स्टे करेंगे, ठीक है। तो ये दोबारा वही चीज़ें पूछ रहा है जो पीछे भी इसने पूछी थी उसी तरह की। तो अब यहाँ पे आपने वही पोस्टल कोड बताना है। तो मेरे पास, अगर आपने यहाँ देखे ना, आपने जर्मनी में कोई कमरा वगैरह लिया है, ठीक है, वो बुक करा लिया है, तो फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। प्लीज़ फिल इन मैंडेटरी 4020, उसके बाद टाउन सिटी, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी का वो सिटी जहाँ पे आपने को रूम वगैरह बुक किया वो लिख दें। हाउ यू विल बी ये मैं कहता हूँ मेरे पास सिंगल रूम मैंने लिया, ठीक है। कलेक्टिव अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, अदर भी नहीं है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। अगर आप अदर करेंगे फिर यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल, हाँ बिल्कुल, कि मेरी ये जो पाकिस्तान में अकोमोडेशन है वो मैं बिल्कुल रिटेन कर रहा हूँ। इफ़ यस, विच प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो वहाँ का आपने एड्रेस देना है पाकिस्तान में जहाँ की आपकी रेजिडेंस है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंड टू अकम्पनाई विद यू, यानी कि वो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ नहीं वो नहीं आ रहे, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। अगर आ रहे हो तो आपने इसको येस करना है, ठीक है। जैसे ही येस करेंगे तो फिर वो विच पूछेगा, इसको छोड़ दें। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये शेंजन इंश्योरेंस जो है वो लॉन्ग स्टे के लिए आपने बाई कर लेनी है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से येस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो ये पोस्टल कोड, और ये पोस्टल कोड नहीं ले रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने डमी डाल दिया और उसके बाद बैक टू ओवरव्यू पे करते हैं। अब ये देखें कि आप कह रहा है कि आपके जो 7 स्टेप से बड़े मुश्किल से इसने बंदे को थका देते हैं, आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। ये फिल हो गए हैं। अब मैं इसको कह देता हूँ कि ठीक है, अब मुझे डॉक्यूमेंट सेक्शन की तरफ ले जाएं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले देखें आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है और उसमें लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, इसको पढ़ लीजिएगा कि वो लास्ट 10 ईयर्स में इशू हुआ हो, लास्ट 3 मंथ्स जो है वो उसमें कम से कम 3 महीने रहते हों, 2 ब्लैंक पेजेस हों, ठीक है। ये सारी पढ़ के आपने यहाँ पे अपलोड फाइल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, देखें यूनिवर्सिटी की डिग्री है। अब चाहे यूनिवर्सिटी की डिग्री में ये एक डॉक्यूमेंट अलाउ कर रहा है तो आप पहले उन सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं तो आपने सबको इकट्ठा कर लेना है और यहाँ पे डिग्री को आपने अपलोड करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर वो नहीं है तो वो आपने फिर एनाबिन और ये प्रोसेस से गो थ्रू करना है, वरना वो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो मैंने आपको जैप का प्रोसेस दिखाया था, फिर उसका लेटर यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। रिकग्नाइजेशन ऑफ द सॉरी यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे, यहाँ पे आएगी रिकग्नाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री इन जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो ये देखें, ये लिखा हुआ जैप का प्रोसेस जो मैं आपको समझा रहा था, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद रिकग्नाइजेशन ऑफ ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये HEC, ये देखें, ये मैंने आपको सारे बताए थे कि H+, H-, ये सारी जो है ना, ये आपने यहाँ पे उसकी रिकग्नाइजेशन लगा देनी है। आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना है,
है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, ये वही है, ठीक है, कि आपके जो है ना वही आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया है या जो आपका जो स्पॉन्सर है उसने जो आपको स्पॉन्सर लेटर दिया होगा और आपको प्रूफ दिए होंगे। ये देखें ब्लॉक अकाउंट इन्फॉर्म, यहाँ क्लिक करके आप इसको सारा पढ़ भी सकते हैं, यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस देनी है जो आपने बाई की होगी, कम से कम वो जो आपका वैलिडिटी पीरियड है उसको कवर कर रही हो, ठीक है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये रेजिडेंस परमिट है, यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं और यूएई में तो वहाँ का परमिट आप साथ अपलोड करेंगे। प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेनर्स अथॉरिटी, ये इसका मुझे नहीं पता, इसको यहाँ से खोल के पढ़ लीजिएगा क्या है ये। और अदर डॉक्यूमेंट्स भी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो एनओसी है, सैलरी स्लिप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ ये डमी इसको अपलोड करता हूँ और फिर इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई इशू नहीं आता ना, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो टिक ही लेता है, जैसे बाकी वेबसाइट्स में इशू आता है ना, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आ गया है टू द एप्लीकेशन ओवरव्यू, इसको कर लें। अगर आपने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो आप वो कर लें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन और अच्छी हालत में आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कह देते हैं टू द एप्लीकेशन ओवरव्यू पे चले जाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरव्यू में आ गया है मेरी एप्लीकेशन में। मैं इसको ओपन एप्लीकेशन करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बनाने की खातिर मेरी एप्लीकेशन फिल हो गई है। मैं चाहूँ तो अब ये जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हर चीज़ टिक है। अब नेक्स्ट फेज़ में अब हमने इसको सबमिट करना है और उसके बाद जो है हमने क्या करनी है इसकी पेमेंट। तो ये बैक जाके मैं देख सकता हूँ, मैंने ये 2 प्रोसेस क्रिएट किए थे वो भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक मैसेज आ गया है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फलां फलां फलां, जो है वो यही कह रहा होगा कि ये आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। मैंने कहा जी ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करते हैं। जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो ये कह रहा है कि आप जो है एस्टिमेटेड जो है वो वेटिंग टाइम जो है वो 1 साल का जो है ना वो कम से कम आपने वेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ ठीक है, वेटिंग लिस्ट में मैं ऐड हो गया हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो है ये देखें मेरी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ रही है। जब ये मेरी एप्लीकेशन प्रीमियरी रिव्यू होने के बाद आ जाएगी तो यहाँ से आगे फिर प्रोसेस में मैंने जाके जो है ना वो पेमेंट करनी होगी। अच्छा, जब ये आपका प्रीलिमिनरी रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट से हट जाएगा, तो उसके बाद आपने इसकी फ़ीस जो है वो इस वक्त जो आ रही है वो 75 यूरो ये आपने पे करनी है। आपकी एप्लीकेशन फिर सबमिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि आपने फिर अम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। अम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके आपने वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराने हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। वो रिव्यू कंप्लीट हो गया है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, सबमिट हो जाए, तो वो आपको खुद ही जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए लिंक देंगे। वो नॉर्मली यही लिंक होता है, यहाँ पर आपको वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वीएफएस ग्लोबस की वेबसाइट से होते हुए आप इधर ही आ जाएंगे। यहाँ पर आपने देखना है कि ये लॉन्ग स्टे जो है एक्सीडिंग 90 डेज है, तो ये यहाँ से आपने न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा उस वक्त, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको डमी बता रहा हूँ। यहाँ से आपने अपना लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना है, पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप, ये सारी लिख के, ठीक है। और आपने इसको, हाँ, यहाँ पे देखें ये वर्क वीज़ा कैटेगरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो उस वक्त ऑप्शन जो है ना आपको आ रहा होगा, ठीक है, चूंकि आप उस लिंक से आएंगे ना तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा होगा वो जॉब सीकर वीज़ा या ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है ना, आपने जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड और मोर देन 1 ईयर वाला सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये बार बार आपको करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको रात को 3-3 4-4 बजे उठना पड़ेगा। वैसे तहज्जुद के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन इसके लिए, दुनिया के लिए तो हम उठेंगे किसी दोस्तों को लगा दें, ठीक है। और इसके अलावा कोई टूल्स ऑनलाइन यूज़ करें जो ना अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर सकें। ये अपॉइंटमेंट आपने भाग दौड़ के, मार दौड़ के एजेंट्स को पैसे दे दो कि जिस तरह भी है ये आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। ये अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाए फिर आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं। पहले ना खुलवा लें, बाद में पता लगेगा कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। तो अपॉइंटमेंट मिल जाए फिर आप जल्दी से ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं। फिर ब्लॉक अकाउंट की डिटेल लेनी है आपने, एप्लीकेशन की डिटेल लेनी है, अपना पासपोर्ट लेना है। और अगर आपने स्पॉन्सर जर्मनी से लिया तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसकी जो ना रेजिडेंस परमिट का कार्ड, उसका पासपोर्ट, ठीक है। और वो वहाँ से आपको जो स्पॉन्सर लेटर दे रहा है, ठीक है, वो जर्मनी की गवर्नमेंट उसको साइन एंड स्टैम्प करके देती है। वो सारा तरीका उनको पता है, ठीक है। 50-60 यूरो में वहाँ से बन जाता है। वो डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है आपकी। अच्छा, ये वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा दिखा भी दूँ। ये देखें, ये टोटल जो है ये इन्होंने लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपने टिक भी कर देना है कि ये आपके, ये इस तरह आपको ना चेक मार्क करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिंट आउट ऑफ द चेक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहा है, पासपोर्ट कॉपी मांग रहा है, आईडी कार्ड मांग रहा है, एप्लीकेशन जो है वो डिक्लेरेशंस मांग रहा है, ठीक है। प्रिंट ऑफ आउट योर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल जो आपको आई होगी, ठीक है। उसके बाद ये ओनली एप्लीकेबल है,
ठीक है, यानी पास वीज़ा जो है वो एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, प्रूफ ऑफ द प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रहा है, लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स मांग रहा है जो आपने इंग्लिश और जर्मन के, वो भी आपको चाहिए होंगे जब आपकी वोकेशनल सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ ऑफ द सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस मांग रहा है, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज इंक्लूडिंग जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्ड मांग रहा है, प्रूफ ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्रीज मांग रहा है। तो ये 14-15 के करीब जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपसे मांग रहा है। तो ये लिस्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसके मुताबिक जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेना है, ठीक है ना। सारे आपने स्टेपल नहीं करने, स्टेप बाय स्टेप रखने एक फाइल में रख के, तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में कि आपकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, आपका जर्मनी में कोई वाकिफ है कि नहीं है, इसके लिए आप यूट्यूब से वीडियोस देख लें, ठीक है। नॉर्मल इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बाद, ठीक है, 4 से 6 वीक्स में, ठीक है, आपका डिसीजन आ जाता है। अगर आपका डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है, आपका ये वीज़ा लग जाता है जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड का, तो फिर आपने अपना लाजमी तौर पे जो ना प्रोटेक्टर भी करवाना है, ठीक है, ताकि आपको डिपोर्ट ना कर दिया जाए, एफआईए वाले आपको तंग ना करें, ठीक है। वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करके डिटेल्स निकाल के जो मुझसे हो सका मैंने कोशिश की आपको बता दूं। कुछ चीज़ें हो सकता है रह भी जाएंगी, ज़ाहिर बात है, इंसान है, तो वो आप कमेंट में लाजमी बता दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भला हो जाए। ये सारे जो चीज़ों के लिंक्स हैं ना, इनके लिंक्स मैं स्टेप बाय स्टेप करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।